अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर ज़ोर का जोड़ के नाज़रीन को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रवांबस T20 का वर्ल्ड कप भी खेलना है और बहुत सारी बातें आपको इन दिनों को सुनने को मिलती हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में क्रिकेट ज़वाल का शिकार है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये जो ग्रास रूट लेवल है क्या इसके ऊपर काम की ज़रूरत है, और ये जो हम उलझे हुए हैं कि मुल्की कोचेज़ होने चाहिए या गैर मुल्की कोचेज़ होने चाहिए, और क्रिकेटर्स की जो तकसीम है क्या वाकई इससे भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और ये जो सुनने को मिलता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा तनकीद करता है या अवामी सतह पर तनकीद ये खिलाड़ियों पर असरअंदाज होती है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और इन सारे मौज़ूआत पर इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस मुख्तसर सी नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान अज़हर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। भाई साहब कैसे हैं आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अज़हर टाइम काफ़ी अर्सा हो गया काफ़ी वक्त गुजर गया। इंटरव्यू में। अज़हर की नज़र आजकल कहाँ है? अज़हर की नज़र जो है ना वो थोड़ी सी रुकी हुई थी मैं मैचेस खुद खेल रहा था अभी। अच्छा। तो इस वजह से वर्ल्ड कप में मैं अज़हर की नज़र काफ़ी तेज़ थी। आजकल ज़रा बॉल की तरफ ध्यान है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी ठीक गुजर रही है? क्या मसरूफियात चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हर वक्त आप जो है ना आपका एक प्राइम करियर जो है हर वक्त नहीं रह सकता, एक टाइम पे एंड होना होता है। और ये अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट खेली, इज़्ज़त से खेली और पाकिस्तान को 13 साल ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट किया। तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। और अब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ लेस प्रेशर, ऑब्वियसली उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट को आप मिस तो करते हैं। पुरानी यादें जब जहाँ जहाँ टीम जाती है इंसान की यादें आती हैं कि यार यहाँ मैं भी जाके खेलता था। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल, बट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विद द फैमिली एंड ऑल्सो जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट है या अपनी एकेडमी है उसके साथ मुंसलिक हूँ, तो वो उसको एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन आपने कहा कि लेस प्रेशर, लेकिन सुनने में ये आ रहा है आप दोबारा किसी दबाव वाले काम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जब आएगी खबर तो पता लग जाएगा। अच्छा, ये आपने एकेडमी का जिक्र किया और आपने उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये मुख्तलिफ हिस्से हैं आपकी लाइफ के। जब पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं होते हैं तो फिर आपके जहन में वो चीज़ें घूमती हैं। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है। मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वर्ल्ड कप, ये सारी कारकर्दगी आप बहसियत क्रिकेट मुबसर भी देखते रहे वर्ल्ड कप के दौरान, और अब किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वर्ल्ड कप के बाद हमेशा से आप एक नया प्लान लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली अगर देखें तो हमारा कोई क्रिकेट कुछ सेटल नहीं चल रही, क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन जो हो वो भी अभी परमानेंट नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो भी परमानेंट नहीं है। उस वजह से काफ़ी सी शकूक व शुबहात लोगों को रहते हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी जो अब नए मैनेजमेंट भी आई है उन पे भी इसीलिए सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं कि कब तक रहेगी। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो क्रिकेट के साथ अगर थोड़ा सा अगर आपने इंसाफ करना तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए। कोई भी चेयरमैन हो या कोई भी मैनेजमेंट हो वो हर चीज़ ख़राब नहीं करती। तो आई थिंक कंटिन्यूटी जिसको भी देंगे वो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ में से ना नुक्स निकालने वाली आई थिंक नेशन बनते जा रहे हैं। पहले भी हम देखते हैं क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा हम क्रिटिसिज्म करते हैं अनलेस के रिज़ल्ट आपकी फेवर में आ रहे हो। तो मेरा हमेशा से कोशिश रही है कि चीज़ों में से पॉजिटिव देखूँ। जो स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अभी तक की जो क्रिकेट मैंने देखी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पॉजिटिव देखी हैं। लेकिन जब मैं टीवी लगाता हूँ तो हर चीज़ ऐसे लग रहा होता है कि नेगेटिव हो रही है। तो आई थिंक कि हमें जब हम पॉजिटिव इकट्ठे करें ज़्यादा तो फिर हम बिल्ड करना शुरू होंगे और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसको हम रेक्टिफाई करते जाएँ। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव आए जो पिछली सीरीज़ में नहीं थे। ठीक है। हमने विकेट्स हासिल करना शुरू किया, 2 दफ़ा हमने उनकी टीम को आउट किया जो बड़े अरसे तक नहीं हुआ था। उसके अलावा दो मेलबर्न और सिडनी टेस्ट में एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि हम ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया जाके हमने थोड़ा सा उस तरफ स्टेप तो लिया। और जिस तरीके से आई थिंक शान मसूद ने लीड किया, आई थिंक प्रेज़ देना चाहिए हमें उसको जहाँ क्रेडिट ड्यू है। जिस तरीके से उसने कप्तानी की, जिस तरह फील्ड सेट की, फिर जिस तरीके से उसने बैटिंग की, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि कप्तान बनने के बाद उसने अपने आप को अंडर प्रेशर नहीं किया। जो गेम उसने प्लान किया हुआ है, जिस तरह वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, जिस तरह वो काउंटी में परफॉर्म कर रहा है क्या है, जैसे ही वो कम बैक किया उसने टेस्ट में, जैसे वो खेल रहा था उसने उसी टेम्पो के साथ खेला। और इस तरह के अगर आपने गेम को अपना चेंज करना तो ऐसे लीडर को हमें बैक करना पड़ेगा और उसके फेलियर्स को भी ऑन करना पड़ेगा। और जैसे कंटिन्यूटी होगी ना 2-3 साल जब तक आप कंटिन्यू नहीं रखेंगे एक सोच को,
तब तक आपको रिज़ल्ट फिर ऐसे ही है कि 6 महीने बाद किसी को चेंज करेंगे, कोच को, कप्तान को साल बाद। और हर वर्ल्ड कप के बाद, जैसे मैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में भी यही बात करता था कि हर वर्ल्ड कप के बाद ना हम फिर एक आधा कप्तान चेंज करेंगे, कोच मैनेजमेंट चेंज करेंगे, रूट कॉज वही रहेंगे। ये वक्त आप पर भी गुजरा है। हाँ, वो मैं आपको अपनी मिसाल नहीं दे रही, ये थ्रू आउट होता रहा है। कब आप 2003 का देख लें, 7 का देख लें, 11 का देख लें, 15 का देख लें, कोई कप्तान रहा उसके बाद। आप न्यूजीलैंड को उठा के देखें, केन विलियमसन कितनी देर से कप्तान है, उन्होंने हार भी कबूल की, उन्होंने जीत भी कबूल की, हर चीज़ साथ लेके चले। बटलर अभी बुरे तरीके से वर्ल्ड कप हार के गए हैं, लेकिन उन्होंने उखाड़ पिछाड़ नहीं की। लेकिन आप एक चीज़ जब करते हैं, या तो आपका डिसीजन पहले गलत होता है या फिर आप बाद में गलत डिसीजन करते हैं। तो आई थिंक उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे डिसीजन मेकिंग में ये चीज़ होनी ज़रूर चाहिए कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं। क्या अगर हम चेंज करके नया इन्वेस्टमेंट किसी बंदे पे करेंगे, चाहे कोच हो चाहे कैप्टन हो, क्या वो 3 साल बाद फिर उसको चेंज करके हम नया बंदा तैयार करेंगे? तो आई थिंक कि अगर मिस्टेक्स हुई भी हैं तो उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए प्लान्स तैयार करें, रादर देन कि बंदा चेंज करें। प्रॉब्लम रूट कॉज फिर वहीं रहेगी। इन दी एंड वो T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है, खुदा ना खासा इसमें भी होता है तो कि फिर शाइन को चेंज कर देंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे हमारी सोच सिर्फ ये है कि एज ए नेशन ना, स्पेशली एज ए क्रिकेटर, हमारी बात करने में ना वज़न इस तरीके से होना चाहिए कि हम सिर्फ रिज़ल्ट ओरिएंटेड कमेंट्स ना करें। रिज़ल्ट के बाद तो फिर किसी से भी आप प्रोग्राम में बिठा के बात करेंगे ना, तो ऐसे ही करेगा, यार ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आई थिंक कि वहाँ पर लॉजिक, और उसके बाद अगर आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या उसका एक पर्सन को चेंज करने से फ़ायदा है या उस पर्सन की वे ऑफ डूइंग थिंग्स को चेंज करने का, थोड़ा सा उसको ट्वीक करें तो वही आपका बेस्ट कैप्टन बन जाएगा या कोच बन जाएगा। आई थिंक वहाँ पे हम जब इस तरीके से सोचेंगे तो मेरा पर्सनल व्यू है कि हम फिर एज ए क्रिकेटिंग नेशन फिर एज ए फोर्स हम सामने आएंगे, वरना इसी तरह ही अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। शान को आपका ख्याल है कि अब पाकिस्तान को बैक करना चाहिए और उसको कुछ वक्त मिलना चाहिए? मैं एज ए प्लेयर जो मैंने उसके साथ टाइम गुजारा हुआ है, उसके अलावा जिस तरीके से लास्ट 2-3 साल क्रिकेट खेली है, और वो जितना वो अब एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ है, कप्तानी का भी उसके पास एक्सपीरियंस है, और पहला ही टूर आपको ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए तो आसान नहीं होता। आई थिंक लेकिन फिर भी उसने इम्प्रेस किया है और आप उसको बैक करें, क्योंकि आपने अब उसको कप्तान बनाया है, इट मीन्स कि आपने कोई चीज़ देखी है तो बनाया है। तो आई थिंक कि फिर अब उसको बैक करने की ज़रूरत है। इसी तरह शाहीन है, अब उसको बैक करें। फास्ट बॉलर के लिए कप्तानी करना इजी नहीं होता, अपना टेम्पर को कंट्रोल करना, लेकिन उसने PSL में अच्छा परफॉर्म किया है। उसको अब यंग एज में कैप्टनसी मिली है तो उसकी थोड़ी सी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन अगर आपने बनाया है किसी सोच की तरफ बनाया तो एटलीस्ट उसको वर्ल्ड T20 को फिर अब आप फोकस करें, उसको बैक करें। और अगर उसमें सलाहियत हुई आगे गेम इफेक्ट नहीं हो रही और सलाहियत हुई तो फिर उसको बैक करते हैं, क्योंकि कप्तान खाली चेंज कर लेने से कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं आता अनलेस के उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में तो आपके अगर टीम मैनेजमेंट की सपोर्ट, स्टाफ की अगर सपोर्ट हो कप्तान को, और टीम अच्छी हो, जब आप टीम अच्छी बना लेंगे तो कोई भी कप्तान होगा वो कंफर्टेबली खेलेगा। कैसे बनेगी टीम अच्छी? वो बैक करने से लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये हम चाहते हैं कि 3 महीने में टीम बन जाए। ठीक है। जब आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हों तो आप ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो ऐसे चुटकी बजाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव कैरी ऑन करते जाएं और जो चीज़ें लैग कर रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएं। अगर आप हर सीरीज़ में वो जिसको कहते हैं ना उखाड़ पिछाड़ करते रहेंगे, देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, ये तमाम कई दफ़ा बायलैटरल सीरीज़ हारती हैं, उनको परेशानी नहीं होती, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हमने जब वर्ल्ड कप आना है या मेजर इवेंट आना है तो हमारी टीम तैयार होगी। ठीक है ना। उस लिहाज से मैं अभी भी समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ नो डाउट 2 मैचेस हार गए हैं, ये 3-2 या 3-1 या 4-1 हो जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस आती है प्लेयर्स की, आपके प्लेयर्स कुछ आपके आइडेंटिफाई होते हैं, किसी को मौका मिलता है तो ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हम हार को ऐसे लेते हैं कि हमने वी लॉस्ट एवरीथिंग, वी वोंट लूज एवरीथिंग इफ़ वी आर डूइंग इन अ राइट वे। तो आई थिंक कि अगर मौका कंसिस्टेंट प्लेयर्स को मिल के अगर एक प्लेयर तैयार हो जाता है
तो आपका एक मेंबर तैयार हो गया। जब आपका मेन इवेंट आएगा आपके पास बैकअप मौजूद होगा। यही हम वर्ल्ड कप में सोचते रहे कि यार हमारी मेन टीम खेली गई, वर्ल्ड नंबर 1 तो बन गई, लेकिन हमारा बैकअप कुछ नहीं था। अगर स्पिनर आउट ऑफ फॉर्म हो गया या बैटर आउट ऑफ फॉर्म हो गया या कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया तो हमारे पास पीछे कुछ तैयार नहीं था, वो टेस्टेड नहीं थे। तो अब ये है कि T20 वर्ल्ड कप में 6 महीने जितने मैचेस हैं उसमें एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि पूरी नई टीम भेज दें, लेकिन जिस तरीके से अब किया है कि जो PSL के परफॉर्मर्स थे या T20 टूर्नामेंट जो हुआ था उसके प्लेयर्स को भेजा है जो आपके नियर फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं, उनको पूरा मौका दें। अगर नहीं भी करते दे आर गुड प्लेयर्स। हम बहुत जल्द कह देते हैं यार इसका 2 की एवरेज है। T20 क्रिकेट इज हार्डेस्ट फॉर्मेट इन टर्म्स कि आपने सेटल होने का टाइम नहीं है आपके पास। आपने पिछले मैचेस में रन्स नहीं बनाए और आपको 11 का एवरेज चाहिए तो आपको हिट मारनी है। तो टेस्ट मैच तो है नहीं या वनडे कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, थोड़े से आप सेट हो जाएंगे, वक्त गुजारेंगे। तो आई थिंक वो बहुत समटाइम इजी फॉर्मेट भी होता है कि आपके 2 छक्के लगे नहीं तो आपने 25 रन आपके एक बड़े ज़बरदस्त जो है कि इनिंग समझी जाती है समटाइम्स। लेकिन ये है कि ऑन दी अदर हैंड आपके पास मौका भी नहीं है सेट होने का, यू हैव टू गो फॉर इट। तो आई थिंक कि जितने प्लेयर्स गेम में अच्छे हैं पॉजिटिव वे में आगे चलें, इसी तरह ऐसा ऐसा टीम को बनाते हैं ना 6 महीने के अंदर आपके पास एक पूल ऑफ प्लेयर तैयार होगा। 15 आपके मेन प्लेयर होंगे, 5 आपके बैकअप के होंगे। जो इंजर्ड खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो या कोई आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप उसकी जगह प्लेयर खिला सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि एक हम नक्श निकालते हैं, ज़्यादा ख़राबियाँ ढूंढते हैं। बात तनकीद की अगर होती है तो उसमें जैसे आप पाकिस्तान के साबिक़ खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर, अखबारात में, डिजिटल के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी गुफ्तगू करते हैं और एक बड़ी तादाद है जो अपने ख़यालात का इजहार करती है। तो लोग वहाँ से भी तो गुफ्तगू लेते हैं ना बुनियादी तौर पर कि फ़लाँ साहब ने ये कहा, फ़लाँ पाकिस्तान के लिए खेले इनका ये ख्याल है, फ़लाँ साहब पाकिस्तान के लिए खेले इनका ये ख्याल है। तो फिर तो बहुत ज़्यादा अगर टीम के ऊपर तनकीद होती है तो उसका एक सेक्शन तो सबसे बड़ा वो है जो आपके क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू। इसका क्या हल है फिर? नहीं देखें, हर प्लेयर की हर उसकी अपनी 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 वे ऑफ सोचने का अंदाज़ है, अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हमें थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ऑल ऑफ अ सडन मैं आपके पास बैठ के या किसी भी ऐसे शो में बैठ के जहाँ मैं क्रिकेट को एनालाइज कर रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मैं परफेक्ट प्लेयर ना बन जाऊँ ना कि मैं ये क्या, क्योंकि अब मैं तो सब कुछ तो ऐसे करते थे तो हम वैसे कर सकते। मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर काउंट होता है उस बात करने में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन अ राइट वे जितना हो उतना फ़ायदा है कि पॉजिटिव बात जो टीम सुन रही है वो उसको अडेप्ट करे। हाँ यार ये सही कह रहे हैं, ना कि बस अब हारे हैं तो तनकीद ही तनकीद है। आई थिंक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम भी एज ए प्लेयर थे सुनते थे, आता है वैसे खिलाड़ियों के ऊपर जवाब। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है वो पॉजिटिव वे में आप लो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक वे में आप बस कहीं जा रहे हो कि बस या आज तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, बस आपको मेरे अल्फाज शायद समझ आ गए कि बस ये कि हमने करना है, और शायद कहने को कि चैनल्स की शायद डिमांड होती है, मैंने भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से, कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि यार अब हार गए हैं तो छोड़ना नहीं है। आई थिंक अब आप पॉजिटिव वे में भी करें, लेकिन कुछ प्लेयर्स हमारे हैं जो कि इस तरफ चाहते हैं कि जी बस अब हारें या वेट कर रहे होते हैं हारने का। खिलाड़ी वेट कर रहे होते हैं हारने का, ये भी आपको लगता है कभी कभार? लगता है, बिल्कुल लगता है। अच्छा, ये जो हम मैंने क्रिकेट छोड़ दिया ना, मैं खुल के बता सकता हूँ कि जब मैं खेलता था लगता था ऐसे कि कुछ लोग शायद चाह रहे होते थे कि अभी हारे तो बस प्रोग्राम अच्छा हो। जब मिसबाह कप्तान थे उस वक्त लगता था कि शायद कुछ ज़्यादा तनकीद होती है उन पर। आपको लगता है कि उन पर ज़्यादा तनकीद हुई बैसियत है कप्तान? मेरा ख्याल है जेड़ा इन है ना वो क्रिटिसिज्म होनी है जो बाहर होता है ना फिर उस गुण में आता है और वो समटाइम ना मैं 1-2 दफ़ा जब बाहर हुआ या कप्तानी से हटा तो फिर पॉजिटिव इनपुट आना शुरू होगी मेरे बारे में। अच्छा, तो जब मैं था तो मैं कहा यार मतलब जो बाहर होता है वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना शुरू होता है हमारी कंट्री में, ऐसे लगता है मुझे। ऐसे हमें तो फीलिंग ऐसी है। पॉजिटिव रहने की आपने बात की है। पाकिस्तान में आपको लगता है क्योंकि जो आपकी बैटिंग का अंदाज़ था जिस तरह से, और ज़रा स्ट्राइक रेट को बहुत हाई के साथ नहीं जाते, आपको लगता है कि वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, नज़रअंदाज होते हैं कि इस हाई स्ट्राइक रेट वाले दौर में एक ही तरफ रुझान ज़्यादा है, पावर हिटिंग, इंटेंट, हाई स्ट्राइक रेट? नहीं, देखिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा प्लेयर अगर उसका डिफेंस अच्छा है और अच्छा उसकी टेक्निक अच्छी है, वो हर तरह अकोमोडेट कर सकता है। आप उसको बैक करें, उसको कहें कि यार ये 6 मंथ्स 1 ईयर में आप इस चीज़ को इम्प्रूव करो इन अ राइट वे,
और उसको डिस्करेज ना करें। जब डिस्करेज करेंगे ना तो उसका ग्रोथ जो है ना एज ए प्लेयर वो रुक जाएगी। आप उसको बजाय उसके पॉजिटिव चीज़ें उससे डिस्कस करके उसके बाद उसको हल्की सी बात जब बताएंगे तो वो इम्प्रूव करेगा। कई प्लेयर्स ऐसे हैं दुनिया के जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने एग्रेसिव इनिंग्स खेली हुई है। ठीक है। टेस्ट क्रिकेटर जो स्पेशली अगर किसी की टेक्निक अच्छी है वो ही कैन अडेप्ट, और अगर नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी डिमांड है आप ज़रूर रिक्वायर ज़रूर करो। अगर अज़हर अली एक अंदाज से खेलता था तो ज़रूरी नहीं है वही अंदाज हर बंदा खेले उस अंदाज से। आपको एक बैलेंस रखना है, एक टीम को भी इस तरीके से फॉर्म करना है, स्पेशली टेस्ट साइड, कि आपके पास एक राइट बैलेंस हो, एक एग्रेसिव प्लेयर्स हों जो कि रन्स थोड़े तेज़ बनाते हैं, और कई दफ़ा आपको स्पेल्स निकालने पड़ते हैं। उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके लिए आपको चाहिए होते हैं। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो वो फाइट आउट करके वो स्पेल्स निकालें, ताकि फिर जो आपके एग्रेसिव प्लेयर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन जहाँ क्रिकेट मूव कर रही है टाइम के साथ साथ आपको दुनिया को मैच करना है। तो मैं यहाँ बैठ के हर चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता कि यार अब हम तो ऐसे ही खेलते हैं। भाई अगर आपको ज़रूरत है दुनिया को मैच करने की तो हमें वो 6 महीने में नहीं होगा, और वो सिर्फ पाकिस्तान टीम से नहीं होगा, वो नीचे से आपको काम करना पड़ेगा। आपको साल ऑल अराउंड द ईयर प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा। सिर्फ सीज़न में हम 3 महीने काम करते हैं प्लेयर्स के साथ, उसमें क्या काम करते हैं, सीज़न होता है ख़त्म होता है घरों को चले जाते हैं। तो अगर आपने प्लेयर्स में इम्प्रूवमेंट लानी है तो आपको ऑल अराउंड द ईयर। आप बाहर बैठ के ये लगता है आपको कि हम सिर्फ 3 महीने काम करते हैं और गलत करते हैं? नहीं, जो डोमेस्टिक की हाँ वही हाँ, डोमेस्टिक में जब हम सीज़न की बात सीज़न होता है 3 महीने बाद डन टेस्ट, 3-4 महीने जितने सीज़न हो उसके बाद नज़र नहीं जो रीजनल साइड्स हैं, या इवन जो पहले एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था उसमें भी सीज़न में ही होता था। उसके अलावा कोई आपने देखा कि एक फर्स्ट क्लास टीम जो है ऑल अराउंड द ईयर प्रैक्टिस कर रही हो, नहीं करती। तो आई थिंक कि उसका फुकदान है। अगर आपने पावर हिटर्स बनाने हैं, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, फील्डिंग इंप्रूव करनी है, और फिटनेस एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सब कुछ इंप्रूव करना है, तो आपको पूरा ऑल अराउंड द ईयर काम करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि सीज़न के लिए इकट्ठे हों और उसके बाद आपको एक प्लान दे दिया जाए। इतनी फैसिलिटी सबके पास नहीं होती कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने, और हमारी एज ए कॉम हम समटाइम उस तरह हर प्लेयर वो जिसको कहते हैं ना मोटिवेटेड भी उतना नहीं होता तो जो प्लान पे काम करता रहे। आई थिंक कि वो जो प्लान्स हैं ना वो हिट होने चाहिए ऑल अराउंड द ईयर। ठीक है, पूरे साल का प्लान होता है और ये एक मुसलसल करने वाला काम है। अगर आपने अपने खेल को क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो आप 3 महीने में नहीं कर सकते, आपको साल के 12 महीने काम करना पड़ेगा। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अज़हर अली साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान अज़हर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, हम किस मामले में या किस चक्कर में उलझे हुए हैं कि कौमी कोच होने चाहिए या गैर मुल्की कोच होने चाहिए? जब गैर मुल्की कोच आते हैं तो हम ये कहते हैं कि गैर मुल्की कोच आ गए हैं, ये पाकिस्तान को अब क्या क्रिकेट सिखाएंगे, और जब हम अपना कोई पाकिस्तान का कोच लगता है तो वो भी हम उससे भी कहते हैं कि ये इसको क्यों लगा दिया है। आपके ख्याल में बेहतरी किस तरफ है? टफ क्वेश्चन है, लेकिन आई एम श्योर कि कोशिश करूँगा इसका आंसर दे सकूँ जो मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन में है। देखिए, हमें पाकिस्तानी जितने भी एक्स प्लेयर्स हों या कोचेज़ हों ना, उनको पहले मेजॉरिटी उनको थोड़ा कोचिंग सीखने की भी ज़रूरत है। हम एक क्रिकेट नॉलेज अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, और उसको डिलीवर करना और एक जिसको कहते हैं ना बाकी प्लेयर्स में या टीम में उसको ट्रांसफ़र करना, उसका तरीक़ाकार सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो थोड़ा टाइम से आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाहे आपकी कोचिंग हो, चाहे आपकी मेडिकल हो, फिजियो ट्रेनर वटेवर, जब तक हम अगर बाहर से लेते भी हैं, जब तक हम उसके साथ लोकल नहीं लगाएंगे, जैसे इंडिया ने किया, सब चीज़ें बाहर से आती थी, मतलब कि सब कोचेज़ भी आए, फिजियोज़ भी आए, डॉक्टर्स भी आए, सब उन्होंने साथ लोकल अपने ह्यूमन रिसोर्स को फिट किया, ठीक है, ताकि वो एक्सपीरियंस हासिल करे। तो दी एंड क्या होता है कि जब आपके जो लोकल एक्सपीरियंस हासिल करते जाते हैं, उनकी अपस्किलिंग होती जाती है, चाहे वो कोचिंग हो या अदर फील्ड्स जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स स्टाफ की, तो साथ साथ फिर वो हेड बनते जाते हैं, ठीक है, और फिर अपने नीचे फिर लोकल, तो फिर आपकी एक प्रोडक्ट तैयार, सारे जो ह्यूमन रिसोर्स इतना डेवलप हो जाता है कि आपको बाहर से
लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मसाइल रहेंगे, आप फिर यही डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा जो मकसद है ना बाहर से किसी भी फील्ड से किसी को बुलाने का, वो सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमने अपने स्टाफ को अपस्किल करना है। ठीक है। उसके बाद लोकल आप जितना आप लोकल लोगों को साथ लगाएंगे टीम को, उतना पाकिस्तानी मतलब इनकी स्किल डेवलपमेंट अपने लोगों के साथ ही होगी। अगर आप बाहर से लोगों को लगाते हैं तो उसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? उसका टीम चलाना खाली मकसद नहीं होना चाहिए। उसका मकसद ये भी होना चाहिए कि वो अपस्किल हों, कोचिंग में हों, फिजियो अपस्किल हों, डॉक्टर्स अपस्किल हों। मकसद ये होना चाहिए मेरे ख्याल में कि आप अपना भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। और अब इन दी एंड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना फिर आपके जो प्लेयर्स हैं उनको जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने टेस्ट मैचेस साइड पे रखूँ और अपने आप को, अगर मैंने कभी कोचिंग करनी है तो मैं अपने आप को अपस्किल करूँ कोचिंग के अंदर। वो फिर जब मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी उसको फिर मैं वापस लेके आऊँ कि मैंने अब पिच को रीड करना है या प्लेयर से बात करनी है। मैं अपने टाइम पे क्या सोच रहा था, आर्ट आपको फिर वो सीखना है और वो फिर किस टाइम पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, प्लेयर्स किस फ्रेम ऑफ माइंड से गुजरे, मैनेजमेंट आपको आ जाती है, वो टाइम से आती है। अगर मैं कहूँ मैंने अभी क्रिकेट छोड़ी और मैं स्ट्रेट अवे ये कर लूँगा तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये तो आपके बहुत करीबी दो साथ खेले हुए लोग हैं, उनकी तरफ भी जाती है बात। नहीं, आई थिंक कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आपको जितना ये आप इस चीज़ को सीखेंगे, जितना आप देखें उस प्रोसेस में जाएंगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरे होंगे उस तरीके, क्योंकि देखें आप क्रिकेट खेलते हैं, आप निचले लेवल से खेलते हैं, अंडर 15, अंडर 17, 19, हर प्रोसेस से गुजरे ना आप। इसी तरह अब नई कोचिंग में भी आपको उसी प्रोसेस में जाना चाहिए। टीवी में बात बैठ के ना मैं कर लूँगा आराम से, हमारे सामने मैच आ गया, मैच पता लग गया, उसके बाद बड़ा आसान है किसी के कान पकड़ लेना लेकिन ये है कि उसके बाद जो किस टीवी पे क्या बात करनी है, क्या बात ड्रेसिंग रूम में और बात होती है, ड्रेसिंग रूम में और हाँ, टीवी ड्रेसिंग रूम में आपने जारी बात है उस टीम को लेके चलना है। हाँ, बड़ा आसान होता है। कई कोचेज ऐसे भी देखे हैं पास में जो बड़े आराम से मलबा प्लेयरों पर डाल देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आप उसके कोच हैं तो फिर आप नहीं ओन करना उनको। ठीक है, आप अपने कप्तान पे नहीं डाल सकते, आप अपने उस पर नहीं डाल सकते, आप ओन करें। फिर हमारा बड़ा इजी होता है कि यार ये कप्तान ने फैसले अच्छे नहीं किए थे, इस वजह से ये हो गया, रिपोर्ट में लिख दिया। जब आप वहाँ थे, आप भी कंट्रोल में थे, तो आई थिंक सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो कप्तान की आपने बात की, पाकिस्तान की कप्तानी कितनी आसान है? बहुत ही आसान है। कितनी जितनी आपने बोली है कितनी मुश्किल है? अरे मुश्किल है, जारी बात है। जैसे आपने देखा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो सोच है ना वो हार जीत पे रहती है। जीत गए हैं तो बहुत अच्छा है, हार गए हैं तो सब खराब है। तो आई थिंक कि वहाँ पे क्योंकि मैंने भी कप्तानी की है, रिसोर्सेज जो पास होते थे उसको किस तरह मैनेज करना है, वो जो कमेंट्स करने वाले हैं या क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि इसके पास है क्या, वो सीधा ले जाते हैं 90s के अंदर, वो हम तो ये कर लेते थे। या जो जर्नलिस्ट भी हैं वो भी आपको कंपेयर करने लगे थे इमरान खान से सीधा। वो जी उस टाइम पे ये होता था, भाई वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग है, अब रिसोर्सेज अलग हैं, कितने कैमरे हैं, कितना वो कहते जी वो 40वें ओवर में जो है ना वो तो स्लिपें लगी होती थी। उस टाइम पे चीज़ें कितनी रिवर्स स्विंग होती थी, कितना क्या होता था, वो डिफरेंट थी सिनेरियो। अब 2 नई बॉल हैं, उस टाइम पे मार पड़ रही होती है, वहाँ पे 2 स्लिपें नहीं लग सकती। तो आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हम डिफरेंट एराज को कंपेयर करते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस को नहीं समझते कि क्या चैलेंज है, कप्तान को क्या चैलेंज है, ईशान को क्या चैलेंज है, बाबर को क्या चैलेंज फेस करना पड़े, या अब शाहीन को क्या करना पड़े, वो नहीं हम सोचते। हम सीधा कंपेयर के कप्तान उतरे तो ये बंदा बन जाए बस, ये देखें वो देखें वो कैसे कप्तानी सब कुछ उसने कर दिया। बाबर का आपने जिक्र किया, इन दिनों बाबर खासी तनकीद की जद में है। वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी के बाद फिर उनकी ज़ाती कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही जिसकी वो सलाहियत रखते हैं, जो लोग उनसे तवक्को करते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में एक ऐसे खिलाड़ी को किस तरह से देखते हैं जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है और बिलाशुबा इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं? नहीं बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, प्लेयर पे टाइम आता है। और मुझे ऐसा देख के ना टेस्ट सीरीज़ में लगा कि उसके बहुत ज़्यादा फॉर्म में मसला है, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, शॉट्स अच्छे खेल रहा है,
यू नो इनफ टाइम क्रीज पे गुजार रहा है कि इट मीन्स कि हिज फॉर्म इज़ राइट, बट टाइम सम टाइम प्लेयर पे ऐसा होता है कि कभी अच्छा बॉल हो जाएगा, कभी उससे मिस्टेक हो जाएगी। एक बॉल होती है बैट्समैन के पास, और अगर टाइम ऐसा चल रहा हो तो अक्सर आपने देखा होगा जब इन फॉर्म होता है ना तो बैट बॉल्स सारे उसको मिल रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे बॉल दूसरे एंड पे हो रहे होते हैं सारे। और जब आप उस तरीके से उस टाइम से गुजरे होते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे हो फॉर रन्स, हर चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है, बॉल भी अच्छा गिरता है, आपको डिसीजन भी मार्जिनल आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। इसी तरह ही आपको बुरे बॉल उस तरीके से नहीं मिलते जैसे दूसरे बंदे को मिल रहे होते हैं। तो ये टाइम आते हैं, और बाबर ऐसा प्लेयर है, अभी आपने T20 सीरीज़ में देख लिया कि आते ही 250 कर दिए उसने। तो आई थिंक कि बाबर ने जब टेस्ट कैरियर स्टार्ट भी किया था उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था, 2-3 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद उसने परफॉर्म करना शुरू किया था और फिर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। तो अभी भी मैं आई एम श्योर कि वो जैसे ही दोबारा से रन्स करना शुरू होएगा फिर ही आप कहेंगे कि हर मैच में माशाल्लाह रन्स कर रहा है। और एक्सपेक्टेशन जैसे आपने बात की ना, ऐसे प्लेयर से बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो फेल हो ही नहीं सकता, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आई थिंक ऐसे नहीं, एज ए प्लेयर को एज ए प्लेयर ही देखना चाहिए। और स्टीव स्मिथ का अगर ये सीरीज़ देखें वो भी इतनी खास नहीं की, बहुत बुरी, हाँ, बहुत बुरी गई। तो ये प्लेयर्स पे टाइम आते हैं। यू नो मैंने केन विलियमसन ही एक वाहिद ऐसा प्लेयर देखा है जिसने अभी रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसा टाइम शायद ना देखा हो कि उससे रन ना हो रहे हो। इवन जो रूट जो है अपनी कप्तानी में बहुत फंसे थे और उसके बाद अब शुरू हुए हैं, तो फिर ऐसा शुरू हुए हैं कि वो रुक नहीं रहे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है वो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड, वो जो मैक्सिमम टेस्ट मोस्ट रन्स का, वो तोड़ देंगे। सबसे ज़्यादा इन दिनों जो फिज़िकल फिटनेस की बात होती है, आपको लगता है ये किस हद तक खिलाड़ी खुद इसका ज़िम्मेदार है? और अगर पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस के मामले में सवालात उठते हैं, वसीम अकरम साहब ने भी वर्ल्ड कप के दौरान कहा, आज भी हम सुनते हैं, हर जगह पर ये बात होती है, आपको लगता है इस मामले में ज़रा बेहतर काम करने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, और कंसिस्टेंटली ज़रूरत है, और नीचे से ज़रूरत है। जब आपका प्लेयर तैयार होकर पाकिस्तान टीम में आए ना, तो उसको वहाँ पे ना ट्रेन करना पड़े। हमारा अक्सर ये होता है कि कई दफ़ा आके आपको वहाँ ट्रेन कर, मैंने जैसे ऑल राउंड द ईयर की बात की ना, उसका ये मतलब वो एम यही है कि हर स्किल आपकी यू नो वो हो जाएगी, उसमें आपकी फ़िटनेस भी हो जाएगी। ऑल राउंड द ईयर जब आप काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप ऑल ऑफ सडन एक बंदा परफॉर्म करके आया पाकिस्तान टीम में आके कहता है कि पता लगा जी उसकी इंडोरेंस अच्छी नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उसकी स्पीड वर्क अच्छा नहीं है, या उसका फैट लेवल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर पहले से हुई होंगी तो उसको बेचारे को पाकिस्तान टीम में जब आएगा ना, वो क्रिकेट पे फोकस करेगा रादर देन वो बेचारा फिट होने में फोकस कर रहा हो। आपने काफ़ी सेंचुरियाँ की, एक सेंचुरी का दुख है आपको कि नहीं हो पाई? बिल्कुल है, लेकिन दैट इज़ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन। अचानक फैसला हुआ या आप समझते हैं कि कुछ सोच रहे थे? नहीं, मेरा प्लान ही 100 सेंचुरी के बाद रिटायरमेंट का था। मैंने कहा यार अब प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, दे टाइम ना हो ना, लेकिन आपके एक गोल अचीव करना है। और मेरे था कि यार पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया, तो आई एम श्योर कि लोगों की भी ख्वाहिश होगी ये पूरी हो, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि उस तरीके से चाहत नहीं है, तो मैंने कहा फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपने कहा कि कुछ ऐसा लगा और आप चाहते थे कि 100 टेस्ट मैच आपके पूरे हो जाते, जो कि नहीं हो पाए। जब इस किस्म की सूरत हाल देखते हैं, ये अभी डेविड वार्नर का इख्तितामी अलविदाई टेस्ट मैच था, आपको लगता है कि हमें भी कुछ थोड़ा अपने आप को ज़हनी तौर पर बड़ा करने की ज़रूरत है कि अपने, अगर किसी ने को 8-10 साल क्रिकेट खेली है तो उसका इख्तिताम अगर हो रहा है तो 1-2 मैचेस के लिए कुछ ना कुछ आपको दिल बड़ा करने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, स्पेशली द प्लेयर्स हु आर कम्युनिकेटिंग। मेरी कम्युनिकेशन पहले से ही थी, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कम्युनिकेट नहीं की हुई थी। और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए एक करियर को, 12, 15, 13 जितने भी साल है ना, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं हमेशा समझता हूँ कि जब पाकिस्तान टीम है ना, तो पाकिस्तान टीम में जो भी प्लेयर कोई अचीव करता है तो उसको हम सबको सेलिब्रेट, क्योंकि वो एक फैमिली है, एक टीम। जब वो सेलिब्रेट होती है ना, तो वो एक फैमिली फील होती है यार। किसी के 10,000 हो गए, किसी ने अगर T20 नंबर 1 प्लेयर बन गया, या कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी बड़ी कामयाबी है, तो मेरे ख्याल में हम उस तरीके से शायद, पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग है कि वो ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आगे निकल गया, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसे फील आना शुरू हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि यार इज्जत से खेलिए, इज्जत से ही चले जाए तो अच्छा है। कप्तान के लिए अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक आजकल के लड़के तो बहुत अच्छे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल जितने साल मैं खेला हूँ, हार्डली कुछ प्लेयर्स का आप कह सकते हैं
नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी, लेकिन आई फेल्ट कि इससे अच्छे ह्यूमन बीइंग नो नहीं आए, किसी भी शायद दौर में नहीं आए होंगे जिन्होंने टीम का माहौल इतना अच्छा रखा हो। स्पेशली जो टेस्ट साइड थी आफ्टर 2010, जिस तरीके से हमने 7-8 साल इकट्ठे गुजारे, और उसके बाद भी हमारे टाइम पे भी कप्तान चेंज हुए हैं, लेकिन हमने अपना जो ब्रदरहुड होता है ना भाई, वो जो दोस्ती वाला एक होता है भाई, तो खून का रिश्ता होता ही होता है, भाईचारा, लेकिन सम टाइम मेरा ख्याल है कि जो दोस्ती वाली ब्रदरहुड होती है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आई थिंक कि वो कभी हमने नहीं टूटने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक दूसरे के टफ टाइम में हमने सपोर्ट भी किया, और ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई कि कोई किसी की टांग खींच रहा है या कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा आपने किसकी कप्तानी में क्रिकेट खेल कर लुत्फ़अंदोज़ हुए? देखिए, सबसे ज़्यादा मिसबा भाई के अंडर खेला हूँ और सबसे ज़्यादा लंबा टाइम उसमें गुजारा है, तो आई थिंक कि मिसबा भाई की कप्तानी में बहुत मज़ा आया खेलने का। बाकी सबकी कप्तानी में बहुत मज़ा आया, लेकिन जो ज़्यादा टाइम गुजरा, ज़्यादा सक्सेस देखी एज ए बैट्समैन भी, तो और एज ए टीम भी हमने बहुत वर्ल्ड नंबर 1 भी टेस्ट साइड बने, और जो टूर था चैम्पियंस ट्रॉफी का, वो बहुत उस टाइम पे मिसबा भाई नहीं थे, लेकिन सैफ़ी कैप्टन था, तो वो टूर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। दो बड़ी कामयाबियां आपके पास हैं। 2012 का जब एशिया कप पाकिस्तान जीता था, उस वक्त भी आप पाकिस्तान के टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा थे, और 17 में चैम्पियंस ट्रॉफी। ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी की कोई याद, आपका जो फाइनल है जो उसमें आपकी भी परफॉर्मेंस रही थी, आपको लगता है कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपके पास कुछ फेजेस आते हैं कि आपको कुछ स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, हाँ जी, तो वो एक मिसाल के तौर पर उसको याद करते हैं? नहीं देखें, उसमें देखे जाए तो मैं काफ़ी एग्रेसिव खेला था स्टार्ट में, क्योंकि मेरा रोल तो ये होता था कि यार फ़खर एग्रेसिव है तो मैंने गेम को लेके चलते रहना, बनाते रहना है। और अगर कोई थोड़ा सा कहीं हो भी जाता, कि 2 नए बॉल इंग्लैंड में लगते हैं, तो अगर कहीं हो भी जाता तो टीम मैनेजमेंट की कोई मसला नहीं है, आप इंटेंट अच्छी रखो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके टोटल पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई है तो कोई मसला नहीं। लेकिन उसमें मुझे ऐसे फील हुआ फ़खर उस तरह फ्लुएंट नहीं खेल रहा, तो उसमें मेरी गेंद बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, तो मुझे ऐसे ही, क्योंकि मैंने सोचा ही ये था कि फाइनल में प्रेशर होगा तो पॉजिटिव ही खेलना है, या आ रहा है या पा रहा है वाला सीन ना, कि यार हम हमेशा जो है ना मैच आईसीसी इवेंट का इंडिया से हार जाते हैं, तो पॉजिटिव होके खेलें, खुदा ना खास्ता एक और हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब पहले भी तो हारे में हारे। तो बस ये था कि पॉजिटिव खेलना है, और उसमें जब बॉल नज़र आ रहा था तो मैंने फील किया यार मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इंडियन के ये ऐसे खेलेगा, तो मैंने कहा यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने यहाँ से 3-4 ब्लो दे दिए, मार दिए ना शॉट, तो लग गए मेरे, तो मेरा फ्लो बन जाए, एक तो फ्लो बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा उसको सेटल होने का टाइम मिले। जब रन आना शुरू हुए तो मैंने उसको फ़खर को यही कहा था कि रन आ रहे हैं, बस ये ना फिक्र कर अभी तेरे से तूने 2 ओवरों में कवर कर लेना। ऐसा ही हुआ, जब वो शुरू हुआ है तो बस फिर मैं वापस अपने गेयर में आ गया कि यार अब मैं लेके चलूँगा साथ। इब्तिसाम भी पॉजिटिव खेलता है? वो बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव नहीं, उसकी इंटेंट हमेशा, वो जब अभी बहुत अर्ली है, लेकिन वो नए दौर का इंशाल्लाह प्लेयर है, और मैं कभी भी उसको ये नहीं कहता कि मेरी तरह खेलो, क्योंकि मैं ये फिटनेस के मामले में आपको घर से भी कंपटीशन मिलता है बहुत ज़्यादा। कितना वालिद साहब के साथ मुकाबला कैसा रहता है? उनको माशाल्लाह 79, तो अभी भी शायद फिटनेस में नहीं बीट कर सकते हम। अभी मैराथन भी पीछे की है उन्होंने मेरा ख्याल कोई? हाँ जी, कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले की है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको लगता है कि T20 क्रिकेट से सिलेक्शन पाकिस्तान की जो होती है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, जो T20 में अच्छा खेलता है वो ज़्यादा जल्द नज़रों में आ जाता है? बिल्कुल, PSL की वजह से ऐसे हो गया। हाँ। और कुछ हद तक ठीक भी है समटाइम कि स्पेशली T20 में आपका नियरेस्ट इंटरनेशनल फ्लेवर तो PSL ही है ना, जिसमें आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, फिर उनके अगेंस्ट खेलते हैं, तो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इवन पाकिस्तान की कई बॉलिंग अटैक्स या बैटिंग लाइनअप्स ऐसी हैं कि किसी भी इंटरनेशनल बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप से आप कंपेयर करें, उसके खिलाफ अगर कोई परफॉर्म करता है ही शुड गेट अ चांस, बट ओवर डू ना करें कि हर फॉर्मेट के अंदर आप उस परफॉर्मेंस पे ले जाएं। तो आई थिंक कि जो प्राइमरी आपकी सिलेक्शन की पॉलिसी वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, स्पेशली फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो फ़र्स्ट क्लास में कितना परफॉर्म कर रहा है, कितने मैचेस खेल रहा है, कितना उसका वो एक्सपीरियंस है, कितनी मार खाई हुई है उसने। आई थिंक स्पेशली आपने इस टेस्ट सीरीज़ में देखा है जिस तरीके से मीर हमज़ा हों या खुरम शहजाद हों, आमिर जमाल हों, जिन्होंने 2-3 साल 4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाए हैं, तो उनका जब वो खेले हैं तो
ऑन अ टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले एज अ फास्ट बॉलर। ऑब्वियसली पेस और बाउंस तो आपको मिलता है, लेकिन बड़ी हार्ड कंडीशंस होती हैं, तो आपको नज़र आया है कि वो एक्सपीरियंस उनका उधर काम आया। सबसे यादगार और आपके दिल के करीब कौन सी इनिंग्स है? ओह, बड़ी मुझे मुझे जो 141 नॉट आउट साउथहैम्पटन में किया था, एज ए प्लेयर बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एज ए कैप्टन मैं था और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ मैनचेस्टर टेस्ट मैच हारने के बाद। आई थिंक वो इनिंग ना मेंटली चैलेंज, एज ए साइकोलॉजिकली आई फेल्ट कि वो हार्डेस्ट टाइम था मेरे ऊपर, और रन्स भी कोई ख़ास नहीं हो रहे थे और कप्तानी का भी प्रेशर था। तो आई थिंक उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो मोस्ट चैलेंजिंग इनिंग टेक्निकली भी, तो वो मैं समझता हूँ वो करीब है। ऑस्ट्रेलिया में 200 जो है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का, वो तो एज ए अचीवमेंट वो, लेकिन आई थिंक मेंटली और टेक्निकली चैलेंज्ड इनिंग्स वो। एक कमबैक पे के ऊपर भी शारजा में भी एक इनिंग्स वो याद वो भी बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि उसमें भी मैं अगर रन्स ना करता तो शायद टीम से बाहर हो जाता। लेकिन ये कि वो भी बड़ी काफ़ी इनिंग्सें होती हैं जो आपके दिल के बड़े करीब होती हैं, लेकिन आपने एक पूछा ना कि यार जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो कि यार ऐसे लग रहा है कि अब रास्ता मुश्किल नज़र आ रहा है, वो वन ऑफ दोज इनिंग्स थी। ठीक है। अच्छा, अब आगे 2-3 साल में आप अभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, ये वाला सीज़न कैसे बेस्ट करते एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान, क्योंकि एक 4-5 साल के अरसे के बाद पूरे मुल्क में क्रिकेट मैचेस के एतबार से और टीमों की तादाद के एतबार से बढ़ी है, आपके ख्याल में इसे बेहतर कैसे करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर जगह ना हम एक्सट्रीम चेंजेस करते हैं, तो सम टाइम एक्सट्रीम चेंजेस से बचना चाहिए। चाहे ना, जैसे टीमें कम हुई थी तो एक्सट्रीम पे चले गए थे, हम कम ले गए थे, ठीक है। और अब ऐसा भी ना हो कि एक्सट्रीमली हम वापस टू मच क्वांटिटी की तरफ चले जाएं। मैंने पूरा सीज़न तो नहीं खेला, लेकिन अभी सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है क्रिकेटर्स के लिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो दोबारा शुरू हुई है। हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि हमने जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे ना वो अपने सिस्टम से आउट कर दिए थे 2018-19 के बाद, जिसकी वजह से जो यंग प्लेयर्स थे ना वो अच्छे टाइम पे तो अच्छा कर लेते थे, लेकिन जब टफ टाइम आता था तो वो सारे एक जैसे होते थे। तो उनको उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता था एक दूसरे, या कोई एक एक्सपीरियंस प्लेयर उनके साथ काम करने के लिए नहीं होता था, सारी टीमों के पास ये नहीं था। तो आई थिंक कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कि हम सफ़र कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अब आता है ना कि जब मैं बैटिंग करता हूँ फर्स्ट क्लास में, तो जो मैं 10 साल पहले करता था उससे बहुत डिफरेंट है। अब ऐसे लगता है कि वंस आई गो थ्रू तो आसान है वो, उसके बाद फिर जो है ना वो प्लेयर्स के पास वो प्लान्स नहीं होते, वो बॉलर्स के पास या कैप्टन्स के पास, क्योंकि वो फुकदान अब नज़र आ रहा है एक्सपीरियंस का। पहले जब हम 100 करते थे ना तो शाम को रात को ना फील हो रहा होता था कि पीछे सर में नेक में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने फोकस इतना किया होता था। अब ऐसे लगता है 30, 40, 50 पे आप पहुँचे नहीं तो आगे चीज़ें आसान हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हम बहुत ज़्यादा सोचते यार ये ओवर 30 वालों को साइड पे कर दो, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया इस चीज़ को, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है डोमेस्टिक लेवल पे भी। 18-19 की आपने बात की, आप एक 3-4 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब के पास भी गए कि ये बंद कर दिया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सुनने में आता है कि शायद जो उस वक्त के चेयरमैन थे या ऑफिशियल्स थे, टॉप ऑफिशियल्स, उन्होंने बुरा मनाया। आपको तकलीफ़ पहुंची कि ऐसा नहीं होना चाहिए था अगर पाकिस्तान के 3-4 कप्तान आपकी तरफ आए हैं तो? नहीं, आई थिंक वो हमने कोशिश की थी कि देखें पाकिस्तान के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आप एक कंट्री से अब चीज़ को उठा के जब अपनी कंट्री पे अप्लाई करते हैं तो आप पहले देखते हैं साइज़ ऑफ द कंट्री, और ठीक है ऑस्ट्रेलिया का वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसको अगर आप डिवाइड करें तो क्या रेशो बनती है। इंग्लैंड हमसे, पंजाब से शायद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी 18 टीमें हैं, उसकी सेकंड 11 भी है 18 काउंटीज़ की। उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के पास, उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है। हमने ठीक है आप थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करना, जो आपकी सबसे बड़ी नर्सरी रही है डेवलपमेंट के लिए क्रिकेट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट क्रिकेट को जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने किया था, वो आपने ख़त्म कर दी बिल्कुल। उसके बाद सिर्फ 6 टीमें, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जो अभी खेल सकते थे, जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे। हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं खेल सकता तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। दुनिया में तमाम एक्सपीरियंस प्लेयर्स
खाली पाकिस्तान खेलने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो कितने प्लेयर तैयार करके देते हैं आपको, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक कि हमने वो नहीं सोचा और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि एक बंदे को वो एक प्राइम मिनिस्टर को वो सिस्टम क्योंकि पसंद था, क्योंकि उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ऑल ऑफ सडन किसी और चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेलफेयर स्टेट, के प्लेयर्स जो नीचे खेल रहे हैं ना उनको थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वरना वो बेचारे जिस घरानों से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो उनके पेरेंट्स उनको खेलने नहीं, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और आज आप घर पैसे नहीं लेके जाएंगे, वो जो ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स थे या छोटे छोटे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स है जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार उनकी स्टाइपेंड लगा के रखते थे, वो जब घर लेके जाते थे तो वो उनको होता था कि यार ये बच्चा कुछ लेके आ रहा है, तो वो मेहनत करते थे। तो वही प्लेयर फिर एक जाके, मैं नहीं कह रहा कि हर प्लेयर पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन उसी में से प्लेयर निकल के पाकिस्तान खेलते रहे। तो आई थिंक कि वो बहुत ज़रूरी था और वो सोचा नहीं गया। पाकिस्तान में आपको लगता है कि क्रिकेट का मायार कुछ फ़र्क पड़ा है? जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अगर आप पहले फर्स्ट क्लास खेल रहे होते थे तो जब आप रात एक दिन के अख्ताम पर जाते थे तो आपको लगता था कि कितना फोकस है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्वालिटी के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ा है? अगर हमारे पास एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अगर हमारे पास पेस की बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान के पास वो जेन्युइन पेस नज़र नहीं आ रही है, सईद अजमल के पास बात कोई हमें राइट आर्म ऑफ स्पिनर नज़र नहीं आ रहा, यासिर शाह के बाद हमें कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल क्वालिटी तो नीचे आई है। उसमें आई थिंक कि उसमें एक फॉल्ट ये भी है कि हमने जो 2010 में जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीन पिचेस के ऊपर गए थे और एक बॉल लगा था, वो बहुत टफ होता था, ब्रांड का नाम तो नहीं मैं लूँगा, वो बैट्समैनों के लिए बहुत टफ होता था। ठीक है, वो ग्रीन पिच, वो जैसे मैंने पहले बात की ना, हम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे, मतलब हम दो इंतहाओं पे हैं या हाँ, जो वो भी ग्रीन पिच और वो वाला बॉल। और और जब हमने ग्रीन पिच ख़त्म की तो बॉल भी कोकबरा लग गया। तो जब एक स्ट्रीम से हम दूसरी में, फिर बैट्समैन आउट ही नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि वो जो बॉल था ना और जो पिचेस थी, उस वजह से फास्ट बॉलर्स ना एफर्ट करना कम हो गया, यार बस एरिया में फेंकना खुद ही बॉल होएगा। तो वो फास्ट बॉलिंग में उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा, एफर्ट करना लोग भूल गए, बस 3-4 स्लिपें खड़ी हैं, बस उसी प्लान्स पे मैच ख़त्म हो गया 2 दिन के अंदर। तो आपको जब गेम बॉल रिवर्स होना है, विकेट ने फ्लैट होना है, उस पर क्या चैलेंज आने हैं, बाउंसर्स करने हैं, फील्डिंग डिफरेंट लेनी है, डिफरेंट टैक्टिस से आउट करना, वो चैलेंज हमने ये फेस किए हैं कि जब स्विंग और नया बॉल ख़त्म होता था तो पुराना रिवर्स शुरू हो जाता था, रिवर्स ख़त्म होता था बाउंसर, रिवर्स नहीं हो रहा तो बाउंसर करना शुरू कर देते थे, फिर स्पिनर आ जाता था कोई बहुत तगड़ा। तो अब कहीं ना कहीं आपको पता है यार इसको निकालना है, बस बाकी खैर है। तो आई थिंक कि वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग में भी, और बैटिंग में आपको क्वालिटी फिर भी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इस वक्त बैटिंग फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर है रादर देन बॉलिंग फ्यूचर। साइम अयूब कैसा लगते हैं आपको? बस ये थे T20 बैटर और अभी जो उनकी सलाहियतें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। देखिए मेरे ख्याल में उसको छोड़ देना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में उसको खिलाना चाहिए। मेरे छोड़ देना मतलब ये नहीं कि उसको साइड पे कर दे, मेरे छोड़ देगा कि उसको डालें और उसके ऊपर उसको बैक करें। ही इज़ फैंटास्टिक प्लेयर, और थोड़े से फेलियर शायद बीच में आए क्योंकि वो अग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन वंस ही गेट्स गोइंग तो वो आपको वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत फ़ायदा देने वाला है। इंशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट में भी देगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बेशक थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में ही इज़ रेडी आई थिंक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अज़हर साहब, आप तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इज़हार किया। आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए, कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू सुनिए आपने पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान अज़हर अली साहब की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।